जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी का उड़ान सीरीज में तहे दिल से स्वागत है। मैं वीनस जैन, फिजिक्स एक्सपर्ट, आपके लिए लेकर आया हूं इसी सीरीज में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1D, 2D एंड रिलेटिव। आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने के पहले एग्जाम को पढ़ो। जी हां, बिल्कुल। 2019 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने बहुत डीपली एनालाइज किया है और आपके सामने लेकर आए हैं कुछ खास। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अगर मैं सब टॉपिक्स में डिवाइड करूं तो 1D मोशन के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के क्वेश्चंस 26% आते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन लगभग 23% आते हैं। एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 21% आते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस 20%, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले 10%। इसका मतलब यह है कि जब आप इस चैप्टर की तैयारी करो तो जिनका वेटेज ज्यादा है उनको गलती से भी मत छोड़ना, राइट। चलिए, सिमिलरली मैं 2D की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर लगभग 57% क्वेश्चन आते हैं इससे। जनरल 2D 3D की बात करें तो 40% और बचा हुआ 3% प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन से आते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव मोशन में 1D रिलेटिव मोशन के 36%, 2D रिलेटिव मोशन के 35% और कंडीशन ऑफ कोलिजन्स एंड अदर केसेस जो भी हैं वो सब 29% लगभग आता है इसका। चलिए, तो एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं या किस पे ज्यादा फोकस करना है अपने को। क्लियर? चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। द ट्रैजेक्टरी of projectile projected from the ground is given by y equal to x minus x square by 20 where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। ध्यान समझो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान मेथड। कैसे? अगर मैं ग्राफ बनाऊं, नॉर्मल ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा है, ध्यान से देखिए। ये पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूं कि जो स्लोप होता है वो 0 होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इसका स्लोप निकालता हूं dy बाई डी एक्स। जब मैं इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स निकालूंगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2x बाई 20। और अगर मैं स्लोप को 0 पुट कर दूं तो वहां पे x की वैल्यू निकल के आती है 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, वो कितना है 10, बट मुझसे हाइट पूछी गई है। क्या मुझे y की वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू पता है आपको, तो क्या y की वैल्यू निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। y विल बी 10 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 100 बाय 20। या मेरे पास 10 माइनस 5, द आंसर इज 5 मीटर। आसान था। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अ पार्टिकल इज मूविंग with the velocity v equals to k yi cap plus xj cap where k is a constant, the general equation for its path is। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ पाथ पूछे, ट्रेजेक्टरी पूछे, यू नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आपकी इक्वेशन में x हो, y हो, लेकिन t ना हो। ध्यान समझो, अगर मैं इस इक्वेशन को, गिवन वेलोसिटी की इक्वेशन को ऐसे लिखूं, ky i कैप प्लस kx j कैप, ठीक है। ये क्या बताता है? क्या vx द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, जिसको मैं लिख रहा हूं dx बाई डी टी। dx बाई डी टी हो गया हमारे पास ky। सिमिलरली dy बाई डी टी मेरे पास हो गया kx। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए y और x में रिलेशन। एक काम करता हूं, t को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हुआ, देखो ध्यान से। मैं लिख रहा हूं dy बाय dx, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। यहां पर क्या बचा मेरे पास? यहां पर बचा dy के सामने आएगा kx, यहां आ गया kx और यहां पे आएगा ky। अब k से k कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए, ये मेरे पास बचा y dy इक्वल टू x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट विल बी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। अब क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट लगा देते हैं। इसका मतलब जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है
ये 2 को भी उधर ले आता है ना, तो क्या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी का फॉर्मेट। तो देखो यहां से सेकंड ऑप्शन मैच कर गया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला सवाल, आइए। फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. क्या दे रखा है, एक टावर से आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, तो उसको यहां पहुंचने में मान लीजिए कुछ t टाइम लगा, और टोटल टाइम उन्होंने माना है कुछ कैपिटल T मान लेते हैं। टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T, राइट। अब देखिए ध्यान से, ऐसा गिवन है अपने को कि जो टोटल टाइम है वो n टाइम्स है t अप के। और याद करो, अगर मैं किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंकता हूं तो उसको ऊपर जाने में टाइम लगता है u बाई जी, नीचे आने में टाइम लगता है u बाई जी, टोटल टाइम होता है 2u बाई जी। बट हमको सिर्फ ऊपर जाने में टाइम निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू u बाई जी। तो जो t की वैल्यू आई है वो n इंटू u बाई जी आई है, कैपिटल T मेरा आ गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो ऑप्शन है वो सारा h के टर्म्स में, कैपिटल h के टर्म्स में, दैट इज हाइट के टर्म्स में है ना। मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को अपन ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनको साइन के साथ रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब मैं इसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर करता हूं और इसको फाइनल पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो बेसिकली पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। आई एम यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ध्यान समझना। अब देखो, क्योंकि अपने को दे रखा है ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, क्या पार्टिकल जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं इसको माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, इसलिए मैं लिखूंगा प्लस u। टाइम कितना है, कैपिटल T, कैपिटल T की जगह लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट nu बाई जी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन नीचे है, आपको पता है धरती माता नीचे खींचती है, माइनस जी इंटू कैपिटल T स्क्वायर, टी की जगह फिर पुट कर रहा हूं n स्क्वायर u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, और इधर से कॉमन भी निकाल लेता हूं, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया nu स्क्वायर बाय जी प्लस nu स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, बाई 2g, और एक n और बचा है यहां पर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, करेक्ट। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं कॉमन निकालू nu स्क्वायर बाय जी, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा -1 प्लस n बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू h। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास nu स्क्वायर बाई 2g, यहां पे आ गया मेरे पास n-2, ठीक है। -2 प्लस n को लिख दिया मैंने n-2। अब ध्यान से देखिए, अपने को 2gh और gh के फॉर्मेट में आंसर देना है ना, तो एक काम करता हूं, इस 2g को इधर ले आता हूं। जब मैं 2g को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर इंटू n-2, nu स्क्वायर इंटू n-2। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्लियर एकदम। चलिए बच्चों, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इसको। अब देखते हैं अगला सवाल। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t seconds, the total distance traveled is। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, और इसको भी करने की बहुत सारी मेथड है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाली। ध्यान समझो, जब भी आपको एक्सेलरेशन गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करें, तो हमेशा आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि क्यों ना अपन वीटी ग्राफ बनाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और उसके अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। तो मैं काम करता हूं, मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अब ध्यान से देखो, मैंने वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि उन्होंने गिवन था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे अपने को दे रखा है इसका स्लोप कितना है, अल्फा है। वी नो दैट द स्लोप ऑफ, इसको मैंने v मान लिया, इसको मैंने t मान लिया, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ध्यान समझो, ये जो स्लोप है दे रखा है अपने को कितना है, अल्फा, एक्सेलरेशन दे रखा है, और रिटार्डेशन कितना है, बीटा। आप देखो, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है धीरे धीरे,
तो ऑब्वियसली जिसका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्ड कर रहा है। और फाइनली रेस्ट पे आ गया, मतलब वेलोसिटी वापस जीरो हो गई, जीरो से स्टार्ट हुई वापस जीरो हो गई। ठीक बात। पूछा क्या है अपने से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सोचो इसके अंदर का मुझे क्या देता है, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है ना। और क्योंकि कोई नेगेटिव साइड नहीं है तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखता हूँ, एरिया विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट जिसका मैग्नीट्यूड मुझे देगा डिस्टेंस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ध्यान से, हमें टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम कितना है t। मैं काम करता हूं यहां से यहां तक टाइम कंसिडर कर लेता हूं t1 और यहां से यहां तक टाइम कंसिडर कर लेता हूं t2। गिवन क्या है, गिवन है t1 प्लस t2, t गिवन है, करेक्ट। तो ये जो टोटल टाइम है t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू t हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे हाइट भी चाहिए, हाइट मतलब क्या, v max। मेरा आंसर आ जाता अगर मुझे v max पता होता तो, बट मुझे v max का कभी कोई ज्ञान नहीं है। क्या करें, अब ध्यान समझो। मैं काम करता हूं, इसको कंसिडर कर लेता हूं कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को कंसिडर कर लेता हूं मैं फाई, करेक्ट। मुझे पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। कैन आई राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v max डिवाइडेड बाय t1। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से, tan phi इक्वल्स टू माइनस बीटा। माइनस क्यों लगाया भैया आपने, क्योंकि यहां पे रिटायर्ड हो रहा है, देखो है ना, इसलिए मुझे माइनस लेना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, अगर मैं यहां पे θ2 कंसिडर करूं, वी नो दैट tan 180 माइनस थीटा क्या माइनस tan थीटा होता है। तो मैं क्या डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, tan θ2 इज इक्वल्स टू बीटा, ताकि आपका मैग्नीट्यूड वगैरह भी आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा v max डिवाइडेड बाय t2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं काम करता हूं t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। t1 की वैल्यू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। v1 की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, t1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये मैं आ गया t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया मेरे पास v max डिवाइडेड बाय अल्फा, क्योंकि यहाँ t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v max डिवाइडेड बाय बीटा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल T या स्मॉल t जो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, v max कॉमन निकाल लेते हैं यहां से। ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दैट इज इक्वल्स टू t। तो v max कितना आया, v max आ गया मेरे पास अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जैसे ही मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू, देखो यहां t है यहां t है, हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। टू बसेस P and Q starts from a point at the same time and moves in a straight line and their position are represented by alpha t plus beta t square and ft minus t square. At what time both the buses have same velocity? देखो यार, अपने को वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी सेम करना है और अपने को x की क्वेश्चन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो बेसिकली यही हो गया पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये जगह अल्फा प्लस 2 बीटा t, करेक्ट। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो द वेलोसिटी ऑफ q विल बी f माइनस 2t, करेक्ट। अब दोनों को सेम कर देते हैं, दे आर हैविंग सेम वेलोसिटी, सो आई कैन राइट अल्फा प्लस 2 बीटा t इक्वल टू f माइनस 2t। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2 बीटा t प्लस 2
इक्वल्स टू एफ माइनस एल्फा, यहां टी आएगा, राइट? तो टी मेरा आ गया एफ माइनस एल्फा अपॉन, टू भी कॉमन निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, एफ माइनस एल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 1। क्लियर? आसान? चलिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला सवाल। A ball is thrown vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the times in which it is at h by 3 height while going up and coming down respectively. क्या पूछा गया है कि आपने एक पार्टिकल को फेंका, वो h हाइट तक चला गया, राइट? आपको उस टाइम का रेशियो लेना है जब वो h by 3 हाइट पर होगा, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। टाइम का रेशियो लेना है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों का ही रेशियो लिया जाता है, राइट? सबसे पहले गिवन क्या है हमें कि आपने किसी बॉडी को फेंका, मान लीजिए u स्पीड से फेंका और वो h हाइट तक चला गया, करेक्ट? तो मुझे पता है h मैक्स का फॉर्मूला क्या u स्क्वायर बाई 2g होता है, मतलब जो स्पीड हुई वो हुई मेरी अंडर रूट 2gh, करेक्ट? अब देखिए वो बोल रहे हैं कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट h बाय 3 होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट h बाय 3 होगा यहां से, तब बेसिकली ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऊपर आ गया होगा। मैंने मान लिया कि यहां पे कुछ टाइम हुआ होगा t1। क्लियर? अब सोचो जब ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा, क्या ये उसी पोजीशन से फिर जाएगा? ठीक है, इसका मतलब ये है, मैंने इसको यहां बनाया है ना, अपन डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यहां बना लेते हैं ऐसे, करेक्ट? ऑल्दो वो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जब वो वापस जा रहा होगा तो टाइम कुछ t2 होगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल 2 बार आता है एक्सेप्ट द टॉप मोस्ट पोजीशन, करेक्ट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें क्या कहती है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक पर्टिकुलर s के लिए देखो यहां पे दो अलग अलग टाइम आएंगे, करेक्ट? मैंने मान लिया कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था इस पॉइंट पे टाइम हुआ t1, और जब ये वापस पलट के आएगा तब इसके पर टाइम होगा t2। मैंने दो रूट्स मान ली इसकी, t1 t2, करेक्ट? अच्छा, एक चीज और क्लियर होगी आपको कि t2 बड़ा होगा t1 से, करेक्ट? क्योंकि वो लौट के आ रहा है तो ऑब्वियसली टाइम बड़ा होगा। ठीक बात है, ध्यान से देखो, मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करूं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा h बाय 3, वो भी प्लस का क्योंकि ऊपर है, तो हो जाएगा मेरे पास h बाय 3। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रूट 2 GH इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि आपको पता है नीचे की तरफ है, इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट? अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा और रीअरेंज करता हूं। ये क्या हो गया मेरे पास? ये जाएगा मेरे पास, इसको चले जाओ, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां प्लस लगा देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस रूट 2 GH इंटू टी प्लस h बाय 3। इसको यहीं रहने दो, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अपन इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक? चलिए, अब समझो ये इधर गया तो ये प्लस हो गया, ये ऑलरेडी प्लस था और ये माइनस आ गया, ठीक है? अब इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट t1 होगा जो कि छोटा होगा, एक दूसरा t2 होगा वो बड़ा होगा। मैं एक काम करता हूं, मुझे t1 बाय t2 का रेशियो चाहिए, करेक्ट? आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना बड़ा आसान होता है। आपको वैल्यू पता होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? अपन एक काम करता हूं, इसका मैं यूज करता हूं यहां पे, है ना? अब देखो t1 छोटा है तो मैं जब t1 यूज करूंगा तो यहां पे माइनस यूज करूंगा, और जब मैं t2 यूज करूंगा तो यहां पे प्लस यूज करूंगा, बस कि सब एज इट इज चलेगा। तो ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन यूज करते हैं माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा 2GH का रूट माइनस, इधर मैंने पहले माइनस यूज किया, बी स्क्वायर
माइनस 4ac 4 इंटू जी बाई 2 इंटू एच बाई 3 अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a, तो कितना हो गया ये g डिवाइडेड बाय फिर से 2gh, अपने को बस यहां पर साइन चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज है। ये हो जाएगा 2gh माइनस 2gh बाई 3, है ना, मैंने ये 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो 2gh बाई 3 आ गया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय g। अब देखो ये g से ये g कट गया, क्लियर। अच्छा, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा t1 बाई t2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2gh है और ये 2gh बाई 3 है, कैन आई राइट 6 माइनस 2 4gh, क्या बचेगा मेरे पास रूट 2gh माइनस रूट 4gh बाई 3 अपॉन रूट 2gh प्लस रूट ऑफ 4gh बाई 3, क्योंकि अंदर का सब कुछ सेम ही है, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, रूट 2gh में से बेसिकली रूट 2gh कॉमन निकाल के अगर मैं काट दूं तो बचेगा क्या, ध्यान समझना, ये बचेगा 1 माइनस 2gh बाहर निकाल लिया है ना, तो अंदर क्या बचेगा 2/3, तो ये जाएगा 2/3, लेकिन रूट में चलेगा ये 1 प्लस 2/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और जो डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा t1 बाई t2 का जो रेशियो आएगा वो निकल कर आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। क्या दे रखा है, ध्यान समझो, एक h हाइट से आपने बॉल को रिलीज किया, ठीक है, पहली हाफ डिस्टेंस उसने कुछ t1 टाइम में कवर की और बाकी की बची हुई हाफ उसने t2 टाइम में कवर की, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने मान लिया कि ये हाफ डिस्टेंस है h/2, बॉल को यहां से रिलीज किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक h/2 है, तो बाकी जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो भी h/2 ही होगी, करेक्ट। इतने पोर्शन में जो टाइम लग रहा है उसको अपन ने t1 माना है, और इतने पोर्शन में जो टाइम लग रहा है उसको अपन ने t2 माना है, ठीक। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में जानकारी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो मैं काम करता हूं, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट बना देता हूं। जब मैं a से b यूज करूंगा तो जितनी भी कंडीशंस a पॉइंट पे वो मेरी इनिशियल कंडीशंस बन जाएगी, और b पॉइंट पे कंडीशंस मेरी फाइनल कंडीशंस बन जाएगी, करेक्ट। ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं और इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लूं तो बॉडी नीचे जा रही है, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो मैंने लिखा -h/2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है -g, क्यों? क्योंकि आपको पता है नीचे डायरेक्शन इसकी, इंटू t1 स्क्वायर, करेक्ट। जब मैं a टू c इक्वेशन लिखूं, इसको a से c लिख रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं ऐसा, इसमें मेरे पास टोटल टाइम कितना ले लूंगा मैं, t1 प्लस t2 ले लूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी उसके पास, तो ये वाली इक्वेशन पे लगा तो सकता हूं लेकिन दिक्कतें आएगी थोड़ी सी, क्यों ना अपन चीजों को आसान बनाए। तो जब a से c डायरेक्ट लगाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g, तो ये जाएगा मेरे पास हाफ g, टाइम इस बार लगेगा लेकिन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, बस ये डिफरेंस है, ठीक। चलिए अब ध्यान से अगर अपन देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को उठा के डिवाइड कर दूं, करेक्ट, तो क्या होगा, ये तो माइनस माइनस तो कट ही गया है दो तरफ से, और ये भी कट गया है, बचा मेरे पास क्या, g/2 कट जाएगा, h कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1/2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा t1 अपॉन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा रूट लगा दूं यहां पर, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर लिखने से बढ़िया इसका रूट लगा दीजिए,
चलिए अब क्या हुआ, ये इसको उधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू √2 इंटू T1। तो जो T2 की वैल्यू आई है वो √2 माइनस 1 इंटू T1 आई है। तो T2 कितना आ गया, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इंटू T1। क्लियर एकदम। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। An object of mass 5 kg is thrown vertically upwards from the ground. The air resistance produces a constant retardation force of 10 Newton throughout the motion. The ratio of time of ascent to the time of descent will be equal to। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन कंसेप्चुअल भी है, और इसके एप्लीकेशंस आप देखोगे तो IIT ने बहुत बार पूछे हैं, बहुत बार, है ना। आप इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन वगैरह लगा दीजिए, तब भी वो टी अप टी डाउन पूछते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान समझना कैसे अप्रोच किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को। यहां पर क्या गिवन है, एक बॉडी है, उसको अपन ने ऊपर फेंका। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए बॉडी को ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर जा रही है। जब ये ऊपर जा रही है तो रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, और खुद का मास कितना है, 50। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, क्या मैं लिख सकता हूं mg 5 इंटू 10, 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, और यहां पर रिटार्डिंग फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा, कैन आई राइट नेट फोर्स एफ नेट, वो -60 है। -60 क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया कि डायरेक्शन नीचे होगी इसकी, इसलिए मैं इसको माइनस ले रहा हूं। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, नेट एक्सेलरेशन, क्या वो भी फोर्स बटे मास दैट इज -12 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला नेट एक्सेलरेशन है, करेक्ट। अच्छा, अब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं। जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट लगेगा। तो यहां पर जो रिटार्डिंग फोर्स लिया जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स 10 न्यूटन, लेकिन ग्रेविटी वाला फोर्स तो अभी भी इधर ही लगेगा, 50। तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा वो 50 माइनस 10 दैट इज -40। माइनस क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नीचे नेगेटिव कंसीडर की है। अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय मास दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पर नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आपको पता पड़ गया कि भैया अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। अब करना क्या है, ध्यान समझो। अगर मैं इसको यहां से रिप्रेजेंट करके बताऊं आपको, तो अपन ने इस पॉइंट को P कंसिडर कर लो, इसको Q कंसिडर कर लो, इसको R कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है कि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है P और R, ये अलग अलग नहीं है, सेम है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बनाया जाता है। ध्यान से देखो, मुझे पता है इक्वेशन जो होती है वो दो पॉइंट्स के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, P और Q के बीच में लगा रहा हूं। ध्यान समझना, P और Q के बीच में लगा रहा हूं। P और Q के बीच में जब मैं लगाऊंगा तो मुझे एक चीज तो पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कुछ होगी, अपने को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 100% जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, हाइट के बारे में मुझे जानकारी है, कुछ h है, ये है ना, h मान के रखा है, ऐसे मैंने मान लिया कि h है, राइट। अब एक्सेलरेशन गिवन है अपने को, नेट एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट कर ही लिया है अभी, ठीक बात है, नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। सोचो, आपको हमेशा वो इक्वेशन यूज करना चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं, राइट। एक काम करते हैं, मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं। आपको पता होगा सेकंड इक्वेशन के दो फॉर्मेट होते हैं, नहीं पता है तो प्लीज याद कर लीजिए। एक होता है s = ut + ½ et स्क्वायर, एक होता है vt - ½ et स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल, फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूरा ज्ञान है मुझे। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, vt - ½ at स्क्वायर, vt - ½ at स्क्वायर, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ut + ½ at स्क्वायर और vt - ½ at स्क्वायर सेम इक्वेशन है, बट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अंतर आ जाता है इसमें, किस में कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अब मुझे पता है यहां पे ये 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा +h - ½ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -g नीचे की तरफ
इंटू टी अप का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो। अब सिमिलरली टी डाउन की बात करते हैं। टी डाउन में क्या होगा, यहां पे जी ना यूज करते हुए बेसिकली एक काम करते हैं अपन, नेट एक्सेलरेशन यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो लग रहा है वो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो मैं इसको ए नेट कर देता हूं। करेक्ट, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स भी है यहां पर। अब समझो, जब मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूंगा तो मैं यूज करता हूं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं Q से R के बीच में। तो देखो यहां पे इस बार मेरे को इनिशियल पॉइंट की जानकारी है, मुझे पता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, राइट। अच्छा, Q से R चले, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर करूं तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, माइनस एच इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, ए नेट या ए नेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख लेते हैं, जो कि अलग है, इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको टी अप लिखा, इसको टी डाउन लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे आप समझो कि दोनों का जो हाइट है, या मैं बोलूं नेट डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर बराबर ही है ना, क्योंकि इसको हेड एच हाइट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एच हाइट नीचे आएगा, डिस्टेंस बराबर बराबर ट्रेवल करेगा। क्लियर एकदम? अच्छा, तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अपन इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो इस माइनस को यहां शिफ्ट कर दो, दोनों सेम सेम दिखने लग जाएगी आपको, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ए नेट इंटू टी अप का स्क्वायर, कौन सी, फर्स्ट कंडीशन में, और ए नेट सेकेंड कंडीशन में नेट एक्सेलरेशन टी डाउन स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था तो नेट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड कितना निकाला था अपन ने, 12 है ना, उधर था -12 था, तो अपन से मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं अभी। यहां -12 है, यहां -8 है ना, तो मैं यूज कर लेता हूं ये -12। मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो +12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू टी अप स्क्वायर इक्वल टू -8 टी डाउन स्क्वायर, है ना। चलिए ये कट गया, तो मेरे पास आ गया टी अप अपॉन टी डाउन का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा मेरे पास 8/12, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो जाएगा √2/3। अगर टी डाउन बाई टी अप पूछा है, देख लेते क्या पूछा आपने से, टाइम ऑफ असेंट टू दैट ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, टी अप बाई टी डाउन पूछा है, और अपना आंसर आ चुका है √2/√3। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मेरे हिसाब से इस मेथड से करोगे आप तो बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। फॉर अ ट्रेन इंजन moving at speed 20 meter per second, the driver must apply brakes at a distance of 500 meter before the station for the train to come to rest at this station. If the brakes were applied at half of this distance, the train engine would cross the station with speed √x. You have to calculate the value of √x. ध्यान समझो क्या है, आप ऐसा समझ के चलो कि ये स्टेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है। ये ट्रेन का इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं, मैं इसको बोल देता हूं 0,0, ऐसा मैंने मान लिया है ना। अब क्या दे रखा है आपको कि जब ये ट्रेन इधर से आ रही थी, इस पॉइंट पे ब्रेक लगाएगी तो ये उस पॉइंट पे एग्जैक्ट रुक जाएगी, स्टेशन पे आके या स्टेशन को टच करके, ऐसा समझ लो रुक जाएगी। उन्होंने बोला है अगर ये इस स्पीड पे आए, 20 की स्पीड पे आए और यहां पे ब्रेक लगाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 500 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं काम करता हूं, वी नो दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है यहाँ पे, है ना, तो मेरे पास हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 = u² + 2, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन अपने को पता ही होगा, ब्रेक लग रहे हैं तो जो u² आएगा बेसिकली u² / 2s मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी, स्पीड दे रखी मेरे को 20 × 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर। करेक्ट। 0 0 0 0 कट चुके हैं, मेरे पास आ गया 4/10, राइट। 4/10 लिखो या 2/5 एक ही बात है, ये एक्सेलरेशन आ चुका है मेरे पास। बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। करेक्ट, ओके। अब अगर उन्होंने कहा कि ये ब्रेक यहां ना लगते हुए इस पॉइंट पे लगता, तो अब डिस्टेंस कितनी बचती, हाफ बचती, 250 मीटर।
यहां तक डिस्टेंस कितनी बचती, 250 मीटर बचती। चलो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे अब ये बात तो क्लैरिटी आ गई कि स्टॉप तो नहीं होगी, कुछ स्पीड से वो क्रॉस करेगी, वही पूछा गया है अपने से किस स्पीड से क्रॉस कर रही है। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन कितना है -4/10 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 250 मीटर। करेक्ट। तो कितना हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 400 minus 200, here I am getting 200, so जो velocity आया है वो अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। क्लियर, एकदम आसान है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो दिखने में बड़ा टफ लेकिन करने में एकदम हलवा, क्या चीज है ये, आपको वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं अपन। सोचो एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, dv/dt या v/dv/dx। याद आया? हाँ जी भैया, याद आ गया, v इंटू dv/dx। ओके ध्यान से देख, dv/dx क्या होता है, dv/dx होता है भैया स्लोप, किसका, vx ग्राफ का। अब सोचो क्या आपको vx ग्राफ दे रखा है, हाँ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ, क्या इसका स्लोप नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल, इसका स्लोप कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब क्या लिख दूं मैं, ये नेगेटिव कांस्टेंट है। हाँ भैया ये नेगेटिव कांस्टेंट है। सोचो 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 सोचो, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मेरा v वेरी करेगा उसमें अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा एक्सेलरेशन वेरी करेगा। जो रिलेशन v के साथ आना चाहिए उसमें अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं तो वही रिलेशन मेरे पास एक्सेलरेशन के लिए आना चाहिए। ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो और स्ट्रेट लाइन हो। ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नहीं है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। आसान भैया, थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाएंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 36 km/h and 72 km/h respectively. A person is walking in train A in the direction opposite to its motion with speed of 1.8 km/h. Speed of this person as observed from train B will be close to. क्या दे रखा है आपको, एक ट्रेन है जो कि अपनी गति से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, वेलोसिटी ट्रेन है, इसको एक काम करते हैं 36 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। 5/18 का मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इसका डबल है। तो जो दूसरी ट्रेन है बेसिकली वो कितनी स्पीड से चल रही होगी, वो मेरे पास चल रही होगी इसकी डबल स्पीड से, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक आदमी है वो चल रहा है 1.8, देखो ध्यान से, ये 36 है, 36 का आधा होता 18, लेकिन ये 1.8 है, तो इसकी स्पीड 10 है, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 0.5। तो जो मैन की स्पीड कितनी है 0.5। करेक्ट। अब ये चीज समझो आप, ये जो आदमी ये वॉक कर रहा है in the direction opposite to the motion with a speed of 1.8, बेसिकली ये दे क्या रखा है अपने को, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखी है। और देखो ध्यान से, जब भी आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करो या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो तो साइन का बड़ा ध्यान रखना। जितने भी राइट में है सबको पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानेंगे। इसका मतलब यहां पर हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए is equals to velocity of man with respect to ground minus velocity of a with respect to train. करेक्ट। अब देखो मुझे अगर velocity of man निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, velocity of man will be with respect to ground will be velocity of man with respect to train A plus velocity of train A. देखो velocity of train A कितनी है +10 और ये कितनी है -0.5, क्यों, क्योंकि उल्टा जा रहा है ये।
तो जाएगा -0.5 प्लस 10, क्या 9.5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन। इसका मतलब एक्चुअली में अगर मैं ग्राउंड से देखता तो मुझे लगता है कि ये आदमी राइट में जा रहा है कितनी स्पीड से, 9.5, पर ये नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है, अगर मैं ट्रेन बी के रेस्पेक्ट से देखूं तब कितना होगा। सो हमसे जो पूछा गया है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। आप देख सकते हो velocity of man with respect to train B will be velocity of man की velocity कितनी ग्राउंड के रेस्पेक्ट से 9.5 प्लस की माइनस velocity of B, क्या ये उल्टी है मतलब लेफ्ट में है, तो ये क्या माइनस के साथ आएगा जी, हाँ बिल्कुल, दैट इज 29.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। द पोजिशन टाइम ग्राफ for two students A and B returning from the school to their homes are shown in figure। XT ग्राफ दे रखा है, आपसे क्या क्या पूछा गया है ध्यान समझो। दोनों ने x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, एक पोजीशन से स्टार्ट किया, राइट। ध्यान समझना, आपको ऐसा लग रहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही मुझे वेलोसिटी देता है। हाँ देखो ध्यान से, जो ज्यादा स्टीप वो ज्यादा वेलोसिटी लिए हुए है। कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक बात है। चलिए अब ध्यान समझना और डिटेल में देखते हैं इसको। बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, बिल्कुल सही बात है। ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलो अब ध्यान समझेगा अपन यार, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी बढ़ रही है। मतलब क्या उसके घर की दूरी बढ़ रही है स्कूल से, ये स्कूल है, और जैसे जैसे एक्स में ऊपर जाते आएगा वो दूरी बढ़ती आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इधर ही खत्म हो गया और बी को दूर जाना पड़ रहा है, तो जो बी वाला है वो दूर रहता है। आई कैन राइट ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए स्कूल के करीब रहता है। ठीक, इसका मतलब बी नहीं रहता है। सी ऑप्शन क्या है, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए वाले को टाइम कम लगता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो ध्यान से। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऐसे ऑप्शन मेरे पास ए और ई, यहां पर 1 और 3 दोनों सही दिख रहे हैं अपने को, करेक्ट। अब सी डिसाइड करेगा कि करेक्ट आंसर है या नहीं। ए टेक्स, सी क्या बोल रहा है, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, कम टाइम में घर पहुंच जाता है। ध्यान समझना, आप देखो ध्यान से कि इसको घर पहुंचने में कितना टाइम लगा। यहां से स्टार्ट किया इसने और इसको इतना टाइम लगा, ठीक है, इसको T1 बोल देता हूं। लेकिन ए वाले ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और इतना सारा टाइम लगा इसको। तो आई कैन राइट टाइम टेकन बाय ए इज मोर देन टाइम टेकन बाय बी। क्लियर। सो ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ये बात गलत हो गई है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मेरे पास ए और ई ओनली। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। Two inclined planes are placed as shown in figure. A block is projected from point A of inclined plane AB along its surface with a velocity u just sufficient to carry it to the top point B at height 10 meter. After reaching point B, the block slides down on inclined plane BC. Time it takes to reach to point C from point A is t into root 2 plus 1. The value of t is. आपसे स्मॉल टी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। यहां पे दे रखा है ये एंगल 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 10 है। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। मुझे पता है ये डिस्टेंस अगर 10 है तो 45 डिग्री होने के कारण ये जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 ही होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अपनी, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, बेसिकली ये डिस्टेंस हो गया 10 रूट 2, करेक्ट। यहां पर ये 30 डिग्री है, राइट। तो आई कैन राइट, अगर ये मैं z लिखता तो z साइन 30 10 होता, क्या मैं इसको डायरेक्ट 20 लिख दूं, 20 मीटर। ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए अब ध्यान से देखिए। देखो मुझे क्या निकालना, मुझे टाइम निकालना यहां से वहां तक, है ना। अब सोचो
मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 3 इक्वेशंस में से मैं कौन सी भी लगा सकता हूं, लेकिन आपकी स्मार्टनेस इसी में है कि आप कौन सी इक्वेशन चूज करते हो। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता है यहाँ पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, तो देखो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी के बारे में उन्होंने कुछ ज्ञान नहीं दे रखा है। उन्होंने ये बोल रखा है कि जैसे ही वो टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी बॉडी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, है ना, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू रीच द टॉप पॉइंट, मतलब वहां पे जाकर रुकना है उस बॉडी को। ठीक है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी के बारे में अपने को जानकारी दे रखी है। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाइड वर्जन लगाऊं, आपको पता है सेकेंड इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर ना लगाते हुए अगर मैं s इक्वल्स टू वीटी माइनस हाफ ईटी स्क्वायर लगाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट? लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए क्या? उसके लिए मुझे चाहिए कि जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है और मेरा नेट एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 10√2। करेक्ट? अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है ये नीचे दिशा में लगेगी, लेकिन हमें इसका कंपोनेंट लेना है। अगर ये g है तो इसके 2 कंपोनेंट लेंगे, एक इधर एक इधर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये एंगल है थीटा, 45 ने दे रखा है यहां पर, सो दिस विल बी g साइन थीटा, g cos थीटा, g/√2 g/√2 हो गए, है ना, g/√2 हो गए। करेक्ट? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट उधर पॉजिटिव मानूं तो ये जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या नेगेटिव लेना पड़ेगा मेरे को। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं प्लस 10√2 कंसिडर करूं, फाइनल वेलोसिटी 0 है मेरे पास, माइनस हाफ इंटू, क्या एक्सेलरेशन माइनस g/√2 होगा? जी हाँ बिल्कुल, इंटू टी अप स्क्वायर। करेक्ट? चलिए, तो कितना आ गया यहां पर, ये g से 10 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, ध्यान से गए, ये 2 है, ये √2 है, ये √2 है, तो √2 इंटू √2 वापिस 2 बन गया, और ये हो गया मेरे पास 2 स्क्वायर इक्वल टू टी अप का स्क्वायर। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो टी अप आया वो मेरे पास कितना आया, 2 सेकेंड आया। ऊपर जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब आधी हाफ और देख लेते हैं। जब बी से सी जाएगा, सोचो जब बी से सी जाएगा तब होगा क्या, तब मुझे पता है कि इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी, जो भी होगी इसकी वेलोसिटी बोले स्पीड बोले, है ना, ये 0 हो जाएगी। करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। अब ये नीचे आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर इस दिशा में चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में चाहिए, है ना। अच्छा, आप देखो ध्यान से, ये बॉडी ऐसी जा रही है, यहां पर जी नीचे लग रहा होगा ऐसा, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस कंपोनेंट विल बी जी कॉस थीटा और ये जी साइन थीटा, है ना। ये एनएलएम में अपन बहुत सारे इस तरह के रेजोल्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत अपने को पता है अच्छे से कैसे जी कॉस थीटा कैसे होता है, जी साइन थीटा कैसे होता है, तो इसके ऊपर अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर कर लूं, है ना, या मैं स्ट्रेट लाइन मोशन इस दिशा में कंसिडर करूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूं मैं। बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं बी से सी लगा रहा हूं मोशन को, तो इक्वेशन लगाऊंगा मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब यही स्मार्टनेस आपको भी डेवलप करनी है कि कब कौन सी इक्वेशन लगाना चाहिए, कब कौन सी इक्वेशन नहीं लगाना चाहिए। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने वीटी लगाई थी, क्यों? क्योंकि जब ए से बी जा रहा था तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का ज्ञान था, लेकिन जब मैं बी से सी जा रहा हूं तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी का ज्ञान है, इसीलिए यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। करेक्ट? और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट है मेरा 20 इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, g/2, जी साइन थीटा है ना, साइन 30, यहां पे g साइन 30 लगा दिया ना, g साइन 30, g/2 इंटू टी डाउन स्क्वायर, तो 10 से 10 कट गया, यह मेरे पास आ गया 8, है ना, उसका रूट ले लेंगे तो टी डाउन आ जाएगा, क्या 2√2, जो टी डाउन आया है मेरे पास वो आया है 2√2। ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, 2, नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 2√2 टाइम लग रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उन्होंने, टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम टी अप प्लस टी डाउन,
टी अप कितना है, टी अप है मेरे पास 2, टी डाउन कितना है 2√2, तो ये हो गया 1 + √2, टोटल टाइम कितना हो गया 2 × 1 + √2। अब कंपेयर करो इसको, जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है √2 + 1 √2 + 1, यहां पर 2, यहां पर t है और यहां पे 2 है, इसका मतलब जो t की वैल्यू है हमारी वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला है? बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन बहुत जगह आ सकते हैं। वो एनएलएम फ्रिक्शन में ही पूछ सकते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कुछ ना कुछ, है ना, तब आपको बेसिकली फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है या जो रिटार्डेशन आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल जगह इस तरह के प्रॉब्लम देख सकते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, आपको बेसिक काइनेमेटिक्स, कौन सी इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कौन सी करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम आसान बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। A person is swimming with speed 10 meter per second at an angle 120 degree with the flow and reaches to a point directly opposite on the other side of the river. The speed of the flow is x. The value of x to the nearest integer will be. बड़ा ही आसान सवाल, रिलेटिव मोशन का। बोला क्या है कि एक रिवर को क्रॉस कर रहा है हमारा स्विमर, यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, कितना एंगल पे चला 120 डिग्री, कहां से, रिवर फ्लो से। तो रिवर फ्लो की अगर मैं डायरेक्शन से 120 डिग्री बनाऊं तो क्या वो ऐसे किया होगा, है ना, तो यहां से 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 + 30, ये 30 डिग्री आ गया मेरे पास, करेक्ट। अच्छा अब देखिए क्या दे रखा है अपने को, जो स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दे रखी है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा है रिवर वेलोसिटी। आप देखो अगर आपको वेक्टर रेजोल्यूशन आते हैं तो ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा है। ध्यान से वो करना क्या है, अगर मुझे ये वाला कंपोनेंट निकालना होता तो v cos थीटा होता, और ये वाला जो कंपोनेंट है क्या ये इसके बराबर है, क्यों इसके बराबर, ध्यान से को, ये जो कंपोनेंट है ये क्या है मेरे पास v वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा कंपोनेंट, और ये मेरे पास क्या है vr वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अब देखो इन दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा अगर मेरे पार्टिकल को यहां से स्टार्ट होके, या अगर मेरे स्विमर को यहां से स्टार्ट होकर यहां जाना है तो, करेक्ट, ये अपना बेसिक क्वेश्चन है। तो आई कैन राइट vr का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो vmr साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। तो कितना हो गया 10 × 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको इंटीजर में आंसर बताना है, तो इंटीजर मेरा 5 है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये एक डायग्राम दे रखा है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 से 10 सेकेंड्स, 0 से 10 में आपको रेशियो लेना है। ध्यान से देखो, मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जहां जहां ये नेगेटिव हो रहा है इसकी या तो मिरर इमेज बना लो, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम बना लो, है ना, तो ये सारे ऊपर चले आएंगे, फिर उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। या फिर एक काम करो अपन, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसको प्लस माइनस के साथ ही खेल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 8 × 2 16। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 4 × 2 8, लेकिन मैं माइनस लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि नीचे। सिमिलरली ये 8 ये 10 सेम बिल्कुल, और ये कितना हो गया 4 और ये 4, ये भी हो गया मेरे पास 16, करेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आपको विद साइन लेनी पड़ेगी चीजें। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा भैया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन दोनों माइनस है तो ये तो कट गया, मेरा आंसर आ गया 16 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा, सबको ऐड कर दो, उसमें प्लस माइनस नहीं देखते हैं। तो ये हो गया 16 + 16, इन दोनों को मिला के 16 हो गया, तो ये गया मेरे पास 16 × 3, कट गया, मेरे पास आ गया 1/3। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो आया है वो आया 1/3, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड
with same speed 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. The bodies were found to have same range. दोनों की range same है. If one of the body was projected at an angle 60 degree with horizontal, then the sum of maximum height attained by two projectiles is. देखो कितना आसान है. एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब भी ऐसा प्रश्न में गिवन हो कि रेंज सेम है, समझ जाना एंगल एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने आप आपको निकल जाना चाहिए 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री. पर पूछा क्या है उन्होंने? हमसे पूछा है सम ऑफ हाइट निकाल दो. ध्यान से देखो, हाइट का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. करेक्ट. अब एक एंगल को थीटा पुट करेंगे, एक एंगल को 90 माइनस थीटा पुट करेंगे. क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं जो टोटल हाइट आएगी सम ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू हाइट 1 प्लस हाइट 2, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ध्यान से देखो, यहां पे 90 माइनस थीटा पुट करना है मेरे को, राइट. क्या मैं डायरेक्टली इसको 90 माइनस थीटा को ना पुट करते हुए डायरेक्ट कॉस थीटा पुट कर दूं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g. आपकी सहमति हो तो ध्यान से देखो, जब मैं इनको कॉमन निकालूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, मतलब मेरा आंसर आ गया u स्क्वायर बाई 2g. खत्म. इसका मतलब अब आपकी जिंदगी में एक ही एम बचा, आपको u स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू निकालना है. सोचो, ये u स्क्वायर क्या 40 दे रखा है अपने को, तो 40 इंटू 40 कर देंगे, u दे रखा है अपने को, डिवाइडेड बाय 20. ये कट गया, ये कट गया, मेरा आंसर आ गया 80 मीटर. ध्यान से अगर ये 60 नहीं भी गिवन होता तब भी क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे? कई बार डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं, पर आपको बहुत स्मार्टली पिक करना है कि क्या आपके काम का है और आपके काम का क्या नहीं है. चलिए अब देखते हैं अगला सवाल और फिर कुछ सीखेंगे नया. द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. है ना, स्टिल वाटर में दे रखी हूं, मतलब समझ जाना कि आपको स्विमर की स्पीड दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट. ओके, इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter down the stream on the opposite bank. The speed of the river will be. देखो क्या दे रखा है. रिलेटिव का एक और आसान सवाल. जो हमारा स्विमर है वो हमेशा क्या चाह रहा है, वो हमेशा नॉर्मली रहना चाह रहा है, ऐसे रिवर फ्लो के नॉर्मल स्ट्रोक मार रहा है. बट आपको पता है क्योंकि वो जाना चाहता है ऐसे और रिवर उसको धक्का दे रही है ऐसी, क्या वो फाइनली लैंड करेगा इधर? उसको ऐसे ही लगेगा कि वो स्ट्रेट तैर रहा है, पर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो क्या आपको लगेगा कि वहां पहुंच गया. क्लियर. चलिए अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं. यहां पर कितना डिस्टेंस दे रखा है अपने को? 1 किलोमीटर. विड्थ दे रखी है अपने को 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक. स्पीड दे रखी है अपने को 4 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर. मतलब आप देखो ध्यान से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड दिस इज द वेलोसिटी नेट रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना. ये जगह 4 किलोमीटर पर आवर. ध्यान से आप सोचो, तो क्या मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. मुझे स्पीड पता है, मुझे डिस्टेंस पता है. आई कैन राइट टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर. कैन आई राइट 1/4 आवर. इतने टाइम में ये इंसान यहां से ऊपर या मैं कहूं ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा. करेक्ट. सोचो क्या सेम टाइम में ये जो रिवर वेलोसिटी है, दिस इज वी.आर., वो इतना ड्रिफ्ट कर चुका होगा रिवर वेलोसिटी के कारण. करेक्ट. अच्छा, तो जो टाइम लगना है वो तो सेम ही है. मैं मान लेता हूं कि एक्स ड्रिफ्ट कर गया. अगर ये एक्स ड्रिफ्ट कर गया और मुझे स्पीड ऑफ द रिवर निकालना है, कैन आई राइट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल टू ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय टाइम. राइट. ड्रिफ्ट कितना किया उन्होंने? किया 750 मीटर ड्रिफ्ट कर दिया है. तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 750 मीटर मतलब क्या 3/4 किलोमीटर लिख दूं, क्योंकि सब चीज किलोमीटर पर आवर में चल रही है.
डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 1/4 r, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 3 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। जो रिवर वाटर है बेसिकली वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। क्लियर एकदम। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल in a vertical plane is y equal to alpha x minus beta x square, where alpha and beta are constant and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. The angle of projection theta and the maximum height attained h are respectively. आपसे थीटा और h पूछा जा रहा है और गिवन है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहां पर हमें गिवन है अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अगर आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन याद है तो यह सवाल आपके लिए बहुत आसान है। जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना, अपने को बस कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, मेरा काम हो गया। ध्यान से देखो, यहां पे दे रखा है अल्फा, यहां पे दे रखा है टेन थीटा। कैन आई राइट टेन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा? तो थीटा की जो वैल्यू आई वही टेन इनवर्स अल्फा। एक आंसर तो आ गया, करेक्ट। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं। यहां पे हमें गिवन है ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये क्या ये बीटा के बराबर है? करेक्ट। सो आई कैन राइट हाफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है मेरे पास बीटा। करेक्ट, ओके। सो आई कैन राइट जी बाय 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये यू स्क्वायर के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास यू स्क्वायर के बराबर आ गया। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, हमें हाइट निकालना है। हाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मैं यहां पे यू स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो क्या हुआ। तो मेरे पास आ गया h इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूं मैं g अपॉन 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यू स्क्वायर की जगह क्या पुट किया मैंने? सबसे पहले g अपॉन 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने यू स्क्वायर की जगह पुट किया। बाकी वैल्यूज एज इट इज आएगी यहां पर, ये 2g इधर आएगा। क्लियर एकदम। चलिए अब ध्यान से, कोई g से g कट गया, 2 इंटू 2 हो गया 4, साइन बाय कॉस हो गया 10, सो आई कैन राइट 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 बीटा। ये आ गया मेरे पास हाइट। अब एक और चीज देखो, यहां पे 10 थीटा की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं अल्फा। क्या मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बीटा? सो द करेक्ट आंसर इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बीटा, और जो थीटा है वो 10 इनवर्स अल्फा है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए moving at 90 km per hour observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of train B is 54 km per hour, then the length of train B is. Relative motion का एक और बढ़िया सवाल। चलिए दे क्या रखा है कि एक ट्रेन A है जिसकी स्पीड दे रखी है मुझे 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। मैं काम करता हूं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा मेरे पास 5/18 इंटू 90, क्या 25 मीटर पर सेकंड। और ये कितना है? ये 54 को कन्वर्ट करो 5/18 से तो क्या 15 मीटर पर सेकंड।
ये स्पीड मेरे पास आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। चलिए अब ये बोल रहे हैं ऑब्जर्व्स ट्रेन बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक दिख रही है ट्रेन इसको। ठीक है, आप देखो यहां से मान लो एक खिड़की बना लो और यहां से आप खुद मूव करो। किस स्पीड से मूव करो? आप मूव करो 25 मीटर पर सेकेंड से, और आपके सामने से एक ट्रेन निकल के जाए। कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और आपको यहां से दिख रहा है। तो जब तक ट्रेन पूरी क्रॉस नहीं हो जाती तब तक ट्रेन आपको दिखती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान से क्या होगा, जब ट्रेन स्टार्ट होगी इस पॉइंट पे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मान के चलो कैसा, बहुत पास पास में और स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है, ऐसा मान के चलना पड़ता है अपने को। अब जब ये आगे बढ़ी तो देखो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी क्रॉस हो जाएगी, है ना। रिलेटिवली अगर मैं देखूं, एक को मैं ऑब्जर्वर मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये रेस्ट पे है ना, इसको अगर मैंने ऑब्जर्वर मान लिया तो ये रेस्ट पे हो गया। क्या ये पूरी की पूरी ट्रेन यहां से निकल जाएगी? मतलब जब तक इसका लास्ट पार्ट यहां नहीं आ जाता तब तक ये पूरी ट्रेन दिखती रहेगी। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखो। तो मुझे पता है जो रिलेटिव स्पीड है इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? इसकी रिलेटिव स्पीड है 25 इसकी, और इसकी 15, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए बोलूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए प्लस 25 बोलूं, कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल्स टू -15 आई कैप? करेक्ट। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूं, कुछ भी कर सकते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज -15 -25, दैट इज -40 आई कैप। करेक्ट। इसका मतलब जो स्पीड है रिलेटिवली वो 40 है। तो ध्यान से देखो, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ क्रॉसिंग। कितना हुआ? 40 इंटू टाइम दे रखा है आपको 8। क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल गई? जी बिल्कुल, द लेंथ इज 320 मीटर। इतनी लंबी ट्रेन है, 320 मीटर लंबी ट्रेन है। आपको यहां से आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये। चलिए देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। A projectile is projected with velocity of 25 meter per second at an angle theta with the horizontal. After t seconds, its inclination with horizontal becomes 0. If r represents horizontal range of the projectile, the value of theta will be. क्या क्या दे रखा है, ध्यान समझो। अपने को दे रखा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल कितना दे रखा है, थीटा, रेंज कितनी दे रखी है, आर। ठीक बात है। चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। मुझे पता है रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल्स टू 2ux इंटू यू वाई बाय जी। ये रेंज आ गया। करेक्ट। आफ्टर t सेकेंड्स इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम 0। t सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 0 हो गया। ऐसा कब होता है, ध्यान सोचो। कभी मैं प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 0 हुआ, मतलब क्या टॉप पॉइंट रीच हो गया। तो t इक्वल्स टू टी पे ये टॉप पॉइंट पे आ गया होगा। करेक्ट। टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम हमेशा याद होगा आपको 2u साइन थीटा बाय जी होता है। तो क्या आधा टाइम u साइन थीटा बाय जी आएगा? जो टाइम आएगा वो u साइन थीटा बाय जी आएगा। ध्यान समझो। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे u की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, gt अपॉन साइन थीटा, gt अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। क्या आएगा मेरे पास, इस वाली क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं मैं। तो जो रेंज की वैल्यू निकल के आएगी, रेंज विल बी 2u स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूं g स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू u इंटू यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इनका खुद का g। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, एक g से एक g गया,
आपके पास क्या बचा, कॉस अपॉन साइन, क्या कॉट बन गया, ये मेरे पास बचा आर, और यहां पे क्या हुआ 2g t स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में आप देखोगे तो r अपॉन 24r/5t, इसका मतलब कहीं भी g नहीं है, तो आप g की वैल्यू डाल दो, तो कितना हो रहा है, g की वैल्यू 10 डालूंगा तो क्या r/20t स्क्वायर हो गया। मेरा आंसर आ गया कॉट स्क्वायर r/20t स्क्वायर, कॉट इनवर्स r/20t स्क्वायर। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो, अच्छा लगा हो। थैंक यू।